हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में आपको कॉलिजन को बहुत अच्छे से फील कराया था और पावर के बारे में भी बताया था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से फील कराया था। अब हम उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं आगे। आज हम कॉलिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, और उन सारी बातों को फील करने वाले हैं। एक बार कॉलिजन को ड्राइव करते हैं वापस से। मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है जैसे मान लो ये m1 मास की बॉडी है, u1 वेलोसिटी से चल रही है, m2 मास की बॉडी है, u2 वेलोसिटी से चल रही है। बच्चा इसका हो जाएगा यहां पर कॉलिजन। m1 मास की जो बॉडी है वो v1 से चल जाएगी और m2 मास की बॉडी जो है वो v2 से चल जाएगी। तो बेटा एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। एक तो यहां पर ये वाला अप्लाई हो जाएगा कुछ फॉर्मूला, और दूसरी बात कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये हो जाता है। अब यहां से अपन देखेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। ये डिसाइड करता है कि कॉलिजन किस टाइप का है। जिनके लिए E की वैल्यू 1 होती है बच्चा, उनको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई थे लास्ट क्लास में, हमने आपको सब लोग रिवाइज कर लें। जिसमें E की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होती है उनको इन इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन। और बेटा जिनके लिए E की वैल्यू 0 होती है, जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब दोनों बॉडी आपस में जॉइंट हो जाती हैं कॉलिजन के बाद, उन्हें बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। इस तरीके से 3 टाइप की कॉलिजन के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में फील कराया था। पूरी बात के लिए लास्ट क्लास को जरूर अटेंड करें, वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हमने आपको फील कराया है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां से स्टार्ट होगी। अब किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे वो सब बातें हम आपको यहां पर फील कराएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन के पास। एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास था ये, और ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B, यानी मतलब दोनों बॉल्स का मास सेम रहेगा। तो ये m मास की एक बॉल है, वो चल रही है किससे, 0.5 मीटर पर सेकंड से। एक और बॉल है वो है m मास की B वाली बॉल भी होगी, वो चल रही है माइनस में 0.3 मीटर पर सेकंड से। इनमें होगा बेटा आपस में कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा बेटा जी। कौन सा वाला कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा बेटा जी। उसके बाद m मास की एक बॉडी जो है वो चलेगी v1 से, और नेक्स्ट बॉडी जो है m मास की वो किससे चलेगी, v2 से चलेगी, है ना। अब क्वेश्चन आपसे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ B एंड A आफ्टर द कॉलिजन विल बी, मतलब कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी A और B की, दोनों की B1 और B2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो बेटा देखो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन, m इंटू 0.5 माइनस m इंटू 0.3, यहाँ हो जाएगा mv1 प्लस mv2। बेटा यहां से आप देख रहे हो तो m कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से अपन देखेंगे 0.5 में से 0.3 जाएगा तो 0.2 बचेगा। तो v1 प्लस v2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.2 आएगी। 0.5 में से 0.3 जाएगा तो 0.2 बचेगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। मैंने बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ये वाला सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट फील कर लिया है, किस तरीके से मैंने v1 और v2 में रिलेशन बनाया। फिर आपको पता है कि कॉलिजन कैसा है बेटा, इलास्टिक कॉलिजन है। और इलास्टिक कॉलिजन के लिए भैया सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो E की वैल्यू होती है जो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है, और बेटा जी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो 1 हो जाएगी बेटा। यहाँ से अगर हम फील करेंगे तो v2 माइनस v1 की वैल्यू हो जाएगी u1 माइनस u2। u1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, और u2 की वैल्यू कितनी है, u2 की वैल्यू है बेटा अपने पास कितनी, u2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस का 0.3 है ना। और ये अब देखोगे तो 0.5
0.3 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो 0.8 हो जाएगी। V2 माइनस V1 की वैल्यू 0.8 हो चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है। इक्वेशन 1 अपन ने यहाँ बनाया था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो V1 से V1 तो कट जाएंगे हैं, और उसके बाद क्या होगा बेटा, V2 और ये जो V2 हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो 2V2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.8 और 0.2 यानी 1 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0.5 हो जाएगी, और V1 की वैल्यू फिर इसमें पुट करने से क्या हो जाएगी, माइनस का 0.3 हो जाएगी। आपने देखा कि V2 जो पहले U1 था वो अब V2 बन चुका है, जो U2 था वो V1 बन चुका है, मतलब जो A की वेलोसिटी थी अब वो B की वेलोसिटी हो चुकी है, और जो B की वेलोसिटी थी वो अब A की वेलोसिटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा सेम मास के आइडेंटिकल दो ऑब्जेक्ट थे और उन्होंने कॉलिजन भी कैसा किया है, इलास्टिक कॉलिजन किया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताया था, जब दो सेम मास की बॉडी इलास्टिक कॉलिजन करती हैं तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। ए की वेलोसिटी बी को मिल जाएगी और बी की वेलोसिटी ए को मिल जाएगी। इसी को हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी बातें समझाई थी और उसका एग्जाम्पल, उसका एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हमने फील भी करा दिया है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जो वेलोसिटी जो पहले U1 था बच्चा वो अब V2 बन चुका है, जो पहले U2 था बेटा वो अब V1 बन चुका है। मतलब A की जो वेलोसिटी है वो अब B की बन चुकी है, और जो B की वेलोसिटी थी वो अब A की वेलोसिटी बन चुकी है। वेलोसिटीज का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ऐसा हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में होता है जब दो सेम मास की बॉडी एक दूसरे से इलास्टिक कॉलिजन करती हैं। तो क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कराया, प्रूफ भी कराया और कॉन्सेप्ट को भी आपको फील कराया। फटाफट से सभी लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और सारी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्या ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? आई होप सो कि ये वाले क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब हम आपको साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझें सभी बच्चे। क्वेश्चन में क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 मूव्स विद वेलोसिटी v1 कोलाइड विद अनदर पार्टिकल एट रेस्ट ऑफ इक्वल मास। मतलब एक मास पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वो वेलोसिटी v1 से चल रहा था। एक और पार्टिकल था बेटा सेम मास का, मान लो इसका मास भी m1 है और वो क्या है, रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ये पहला वाला पार्टिकल है फर्स्ट वाला और ये सेकंड पार्टिकल है। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है कॉलिजन। तो जो पहले वाला मास होगा m1 फर्स्ट वाला, उसकी बात करेंगे, और जो दूसरा वाला होगा मास m1 वो भी है, ये सेकंड वाला ये भी हो गया। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। तो आपसे पूछ रहे हैं ना वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। आप यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी सेम मास के दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में कैसा कॉलिजन हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी हम लिखेंगे हेयर वेलोसिटी of objects being interchange to each other। यहाँ जो वेलोसिटी होगी आपस में वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो भाई जो V2 हो जाएगा वो पहले वाले V1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
और इसका आंसर क्या होगा, v2 जो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, v1 के इक्वल हो जाएगा। और जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, अब 0। वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। बस सेम ही क्वेश्चन अभी हमने कराया, फील कराया उसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पूछा गया था, लेकिन अपन को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से फील किया है। ये वाला क्वेश्चन फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके वीडियो को बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आपको लेकर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, दोनों का मास m है, एक मास m ये रहा, मूविंग है स्पीड u से, एक तो बेटा, और दोनों कितने एंगल पर कोलाइड करते हैं, 90 डिग्री पर। मतलब अगर मैं इसको i डायरेक्शन में मान लूंगा तो दूसरा वाला जो m है वो u वेलोसिटी से कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, j में। आप देख रहे हैं, बोला ना दोनों कोलिजन करते हैं 90 डिग्री पर। तो भाई सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो ना कि एक मास इधर जा रहा होगा और बेटा एक मास ऊपर की ओर जा रहा होगा, एक मास ऐसे जा रहा होगा u वेलोसिटी से, एक मास यूं जा रहा होगा u वेलोसिटी से। दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कोलिजन कर लेते हैं। तो एक की वेलोसिटी को u i कैप बोल दिया, एक की वेलोसिटी को u j कैप बोल दिया। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं i और j। i होता है x एक्सिस पर और j होता है y एक्सिस पर, है ना। तो दोनों परपेंडिकुलर हुए, उसके बाद क्या है, उसके बाद इनका कोलिजन हो जाएगा। तो दोनों के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे 2m और इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। v की वैल्यू अपन को यहाँ से निकालनी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा मतलब है। हमसे पूछा है क्या, फाइनल मोमेंटम। तो बेटा फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा क्या बेटा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा इनिशियल मोमेंटम। क्यों, क्योंकि मोमेंटम थोड़ी ना चेंज होता है, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम ही फाइनल मोमेंटम होगा। बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एम यू आई कैप प्लस एम यू जे कैप। जी सर, अब यहाँ से बेटा m और u कॉमन ले लो बेटा, तो ये बनेगा i प्लस j। और बेटा i प्लस j का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √2 आएगा, तो √2 mu इसका आंसर हो जाएगा। बेटा i प्लस j का कैसे निकलेगा, i का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, j का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आया ना 1 + 1 √2। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। आपसे पूछा था कि फाइनल मोमेंटम बताओ, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। इनिशियल मोमेंटम कितना, एम यू आई कैप इसका मोमेंटम, एम यू जे कैप इसका मोमेंटम। एम यू इसमें से कॉमन ले लिया बच्चों, और उसके बाद i प्लस जे का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो √2 आ गया। तो √2 mu के हिसाब से यहाँ ये क्वेश्चन इजीली हमारे लिए सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि सब लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। अब लेके चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और फील दिलाते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो बनाया करो ऐसे फोटो। 5 kg की एक बॉडी है, कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, u1 इज इक्वल टू दे रखा है इनिशियल स्पीड 2, और कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से विद अब मास 15 kg इनइलास्टिकली एंड स्टिक टू इट, देन लॉस इन एनर्जी ऑफ। तो बेटा दूसरी वाली बॉडी थी, एक और 15 kg की बॉडी थी, और मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यहाँ पर u2, वो तो 0 था। अब बोला है इसने कि दोनों कोलाइड करते हैं और स्टिक हो जाती है, उससे स्टिक होने का मतलब है चिपक जाती है। तो भैया सिंपल सा लॉजिक है, कोलिजन के बाद 5 + 15 हो जाएगा टोटल, और मान लो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वही फाइंड करना है। ये हो जाएगा बेटा 5 × 2 m1 u1 प्लस m2 u2 15 × 0, वो हो जाएगा 20 × v। बेटा इससे अगर हम करेंगे 10 है वो 20 है, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा है व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी हाफ m5 और u कितना है इसका 2 का स्क्वायर प्लस ये इसकी तो हो जाएगी 0, एक 2 से 2 कट जाएगा तो काइनेटिक इनिशियल जो आएगी बेटा वो आएगी अपने पास 10 जूल। कितनी आई बेटा इनिशियल 10 जूल आई है। अब हम बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा, फाइनल क्या होगी हाफ m कितना है फाइनल 15 और 5 20 और v कितना है बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1/4 4 से 25 टाइम्स कर जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 2.5 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 2.5 जूल। इनिशियल कितनी थी 10 जूल। तो बेटा अगर हमसे लॉस पूछ रहे हैं तो लॉस हो जाएगा कि 10 माइनस 2.5 तो बोले तो लॉस में कितना हो गया 7.5 जूल हो गया और ये इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को आपको फील कराया। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड करके हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली और दोनों का लॉस के लिए डिफरेंस निकाल दिया, वहां से लॉस क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही फीलेबल तरीके से अपन कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं करना, बस जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इनको एक बार एनालाइज करना है कि अच्छा ऐसे ओके अब हम कर पाएंगे। बस इतना काम आपको करना है, 100% आप लोग यार सीख जाओगे। बस उसको करो, उस पर फोकस करो, उसको एनालाइज करो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो वीडियो में, मैं आपको डाउट के आंसर दूंगा, अगली वीडियो में उनके डाउट्स दूंगा। कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है कि सर ये हमारा हो जाए वापस से, तो मैं उसके भी आपको कमेंट करो, उसके लिए उसके भी आंसर दूंगा आपको, ठीक है। बस आप मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, तभी आपको अच्छे से सफलता मिल सकती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छे से मेहनत करो बेटा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन वो होते हैं जिनमें कॉलिजन के बाद बॉडी आपस में क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती हैं, और हमें ऐसा देखना है जो परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन नहीं है। सबसे पहले अ बुलेट फायर्ड इनटू अ ब्लॉक, ए बुलेट गेट्स इम्बेडेड इनटू ब्लॉक, मतलब बुलेट उसी में जाकर अंदर रह जाएगी। तो भैया ये तो परफेक्ट इनइलास्टिक है, लेकिन हमें नहीं वाला चाहिए, दैट्स वाई हम ए ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, जो एटम है वो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, कैप्चर कर लेगा, अपने पास रख लेगा। क्यों? क्योंकि एटम के जो न्यूक्लियस है उसके पास कैसा चार्ज होगा, उसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा, दोनों बॉडी आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। ये भी परफेक्ट इनइलास्टिक का एग्जांपल है, लेकिन अपन को तो नोट सेलेक्ट करना है। अ मैन जंपिंग ऑन इनटू मूविंग बोट, अगर कोई मैन जो है वो मूविंग बोट पर जंप करेगा तो फिर मैन और बोट दोनों साथ साथ ही मोशन करेंगे, दोनों बॉडी आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। तो ये भी परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन का ही एग्जांपल है, ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। बच्चों डी ऑप्शन पढ़ो, एक बॉल जो है वो स्ट्राइक करेगी दूसरी बॉल से तो वो उसमें चिपकेगी थोड़ी ना, ज्वाइंट थोड़ी ना होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फॉर डिफेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी एक अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन था और इजीली हमने क्वेश्चन को आपको फील कराया। तो जब भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो हमें चाहिए कि उसके हम सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें, फील करें, तभी उसका आंसर हमारा हो सकता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आइए बेटा फील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की इंक्रीज हो जाती है 15 जूल से। कब? जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं 3 सेंटीमीटर से। अगर हम उसको 4 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीजमेंट होगा, ये अपन से क्वेश्चन ने पूछा है। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना है 15, x1 एलोंगेशन कितना है 3 सेंटीमीटर,
पोटेंशियल एनर्जी U2 कितना है वो तो फाइंड करना है, और एलोंगेशन कितना है बेटा, तो वो है x2 की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ एलोंगेशन डिपेंड करेगा। तो बेटा U1 अपॉन U2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो x1 अपॉन x2 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब U1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बेटा, 15 है। U2 की वैल्यू कितनी है वो तो फाइंड करनी है। x1 बोले तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया बेटा ये। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, U2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। अब ये क्वेश्चन ना पूरे वर्क पावर एनर्जी को डेडिकेट करने वाले क्वेश्चन है। आपको पूरा वर्क पावर एनर्जी यहाँ फील आ जाएगा इन क्वेश्चंस के साथ, बस अच्छे से फील करेंगे। कोई भी डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन देखो ये है, अ फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन v। v को उधर लाएंगे तो फोर्स इंटू वी, उधर कुछ नहीं बचा तो फोर्स इंटू वी कैसा हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स इंटू वी क्या होती है, पावर। तो बेटा यहाँ से पावर कैसी हो जाएगी, पावर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। तो बेटा पावर हो गई है हमारे पास कांस्टेंट, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। अब पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। यानी पावर की बात आपको दी गई है और आपसे बोला है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ। कितना सिंपल इसे रव ने बनाया है। पावर को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, पावर को अपन लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। पावर को क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क अपॉन टाइम कैसा रहेगा बेटा जी, कांस्टेंट रहेगा। अब समझो बेटा वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और या उसको वहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और टाइम को उधर ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट किसके हो जाएगा, टाइम के। क्योंकि बेटा वर्क ही तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था। फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा था, वहां से पावर कांस्टेंट आ गई, और पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम हो गया कांस्टेंट, टी उधर चला जाएगा टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से सब बच्चे देखें, फील करें और इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फील कराने के लिए ले आए हैं हम ये भी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको समझ आए। इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड, thickness 2 centimeter, bullet emerged with only 10% of its initial current energy. What is the emergent speed of the bullet? देखो बेटा क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक, इसमें एक बुलेट यहाँ से फायर होती है, तो जब वो यहाँ आती है तो उस समय उसकी स्पीड होती है मान लो v1, और जब वो ऐसे जाके इसमें से बाहर निकल जाती है तो उस समय यहाँ इसकी स्पीड क्या होगी v2, और वो ऐसे चली जाती है। ये जो v2 स्पीड है वही अपन को फाइंड करनी है कि इमर्ज होने पर उसकी स्पीड क्या होगी। आपको पता है क्वेश्चन ने क्या बोला है, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी K1 सॉरी, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी K1, और इधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा K2। तो क्वेश्चन ने बोला है कि K2 इज इक्वल टू है 10% ऑफ K1। देखो बोला है इसमें, पढ़ो कहाँ है, बुलेट इमर्ज
with only 10% of its initial kinetic energy। मतलब जब बुलेट निकलती है उसमें से तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का ओनली कितने परसेंट है, 10% है। ऐसा क्वेश्चन ने आपसे बोला है, सीधे सीधे क्वेश्चन में लिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहीं से बात करेंगे तो बेटा जी K2 की वैल्यू को क्या लिखोगे, हाफ m V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10% बोले तो 10/100 हो जाएगा। K1 बोलो हाफ m और V1 कितना है बेटा, V1 दे रखा है 200, तो ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से बेटा हाफ m से हाफ m गया, एक जीरो से एक जीरो गई, तो बेटा V2 की जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो आएगी 200 को तो लिख देंगे का स्क्वायर तो 200 ही हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर रूट होगा √10, तो 200/√10, और आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो इतने अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। इमरजेंट स्पीड पूछा था V2, वो हमने निकाल लिया। तो देखा आपने क्वेश्चन में फालतू के मास दे रखा था आपको, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। कितनी बड़ी बात थी कि बैलिस्टिक डिमोन्स्ट्रेशन, पुलिस भैया, ये वो वगैरह वगैरह कुछ नहीं था। बस ऐसे ही आप क्वेश्चन की ना उस चीज को, जैसे आपने देखा है कोई जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, डॉक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इस तरीके से नॉर्मली जो होते हैं वैसे बैठे रहते हैं क्लिनिक वगैरह खोल के, उनके पास तुम जाओगे तो वो आपको ना वैसे अंदाजे से दवा देंगे, वो सोच ऐसे दे देंगे, ये दे दिया वो दे दिया, 2-4 एंटीबायोटिक दे दिए, फायदा पड़े ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होते हैं हमारे पास जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सीधे आपके जो डिजीज होगी, जो बीमारी होगी उस पर अटैक करेगा और थोड़ी सी दवा में आपको बिल्कुल फिट कर देगा। तो वही वाली बात है क्वेश्चन की, जो वहां पर बोलते हैं नब्ज बोलते हैं ना, उस पर फोकस किया करो। सीधे सीधे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में समझें कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है। ये इंग्लिश को पढ़ने की बात है। आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, अब तुमने ट्राई किया, अब मैंने फील कराया, तो अब उसको एनालाइज करो, अच्छा ऐसे करना था, ओके अब मैं कर लूंगा। ये इस तरीके की फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान रखें इस बात का। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें फील करो, थोड़ा बड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इट इज़ वेल नोन दैट, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उतने ईजी होते हैं, इसमें फालतू की बातें लिखी होती हैं। इट इज़ वेल नोन दैट रेन ड्रॉप और स्मॉल पेबल फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स द अपोज रेजिस्टिव फोर्स। मतलब कितनी सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बोला है कि जब कोई रेन ड्रॉप या कोई भी बॉडी नीचे गिरती है तो भैया नीचे जब गिरती है तो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है, अपोज करता है उसके मोशन को, चाहे वो एयर का फ्रिक्शन हो सकता है चाहे कुछ भी। द लेटर इज नोन टू प्रपोजल द स्पीड ऑफ ड्रॉप, ये जो है बट अदरवाइज अनडिटरमिनाइड, मतलब वो जो है वो उसकी जो स्पीड होती है बॉडी की उस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। कंसीडर a small pebble of 1 gram falling from rest after the cliff of height 1 kilometer, it hits the ground with speed of 50 meter per second. What is the work done by the unknown resistive force? कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक जो बॉडी है जिसका मास दे रखा है आपको 1 ग्राम, 1 ग्राम बोले तो 1/1000 किलोग्राम, इसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है, हाइट से ड्रॉप किया गया है बच्चा, कितनी से, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर से। कितनी वेलोसिटी से हिट करता है, इनिशियल वेलोसिटी तो u इसकी 0 होगी और अब फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 50 मीटर पर सेकंड है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये बताओ कि डेल्टा u कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सर वो होगा mgh। m की वैल्यू कितनी है 1/1000, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 1000। सॉल्व किया तो डेल्टा u की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 10 जूल, है ना। अब आप इसमें ये निकालो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, डेल्टा k, तो वो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
फाइनल माइनस इनिशियल हाफ, m की जगह कितना रखेंगे 1/1000 और v की जगह बेटा 50 का स्क्वायर, तो 50 × 50। अब हम इससे सॉल्व करेंगे बेटा, 1 2 1 2 कट हो गया। अब देखो बेटा फिर सॉल्व करेंगे 25/20, 25/20, 25/20 है ना, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5 बचेगा, 2 टाइम्स जाएगा फिर 5, 1.25 और ये भी किस में आया है बेटा जूल में। अब आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है वो 10 जूल है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज ओनली 1.25 जूल है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो बची हुई एनर्जी है उसको कौन खा गया, उसको खा गया वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब पूरी बात को समझो, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से थ्रो करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज इतना है, इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस वाली एनर्जी को कौन खा गया बच्चों, उस डिफरेंस वाली एनर्जी को अननोन रेजिस्टिव फोर्स खा गया। मतलब वर्क बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो 10 - 1.25 हो जाएगा, मतलब वो 8.75 जूल के अप्रोक्स में हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपने फील किया किस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं ये और अच्छे से हम इन क्वेश्चंस को फील कर सकते हैं। फटाफट से आप लोग इसका फोटो क्लिक करो। अच्छा क्वेश्चन था, देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था, फालतू के, यहाँ तक की कहानी तो बिल्कुल फालतू की थी, यहाँ तक की बातें इसमें बिना बात के दे रखी थी, इनका कोई सेंस नहीं है, इन बातों का यहाँ पर कोई वो नहीं है, वो नॉर्मल भी अपन जानते हैं वो है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है कि एक ड्रॉप को जिसका मास 1 ग्राम था उसको हमने रेस्ट से फॉल कराया है, कितनी हाइट से 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर से, ग्राउंड पर स्टार्ट करता है 50 से, तो भैया उस पर वर्क कितना किया। मैंने सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, दोनों में देखा कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि अगर यहां रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो दोनों की वैल्यू क्या होती, सेम होती। क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती बेटा, वो ओनली फॉर्म चेंज करती है, तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होती, काइनेटिक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भैया उस रिमेनिंग एनर्जी को कौन खा गया, वर्क बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स खा गया और यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर रहा। क्लियर? तो हमने बहुत अच्छे से आपको फील कराई ये वाली बातें, आप ध्यान रखें, इस बात को अच्छे से फील करें। ओके, चलो अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है, मैं आपको एक एक पार्ट करके समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, एक मास दे रखा है और 10 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है, हाइट 5 मीटर है, इसको हम ले जाते हैं ऊपर नीचे लाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है कितना 0.15। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे इसको बेटा तो ये तो L है अपने पास, ये H है, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा बोलो कितना हो जाएगा, tan थीटा के लिए अगर हम बात करें तो साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन ये पर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये 5/10 हो जाएगा, यानी यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। अब इसके बाद क्वेश्चन को समझो अच्छे से बेटा, जैसे मान लो ये m मास है तो इधर साइड में कौन आएगा इस पर, सर mg आएगा, इधर कौन आ जाएगा फिर थीटा लगकर mg cos थीटा, इधर कौन आ जाएगा mg cos थीटा आ जाएगा। सर आप देख रहे हो साइन थीटा इज टू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री हो गई। तो अब देखो ये नॉर्मल का काम करेगा ना जी सर। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा म्यू एन,
म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15 और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है बेटा कितनी, यहां पर आप देख रहे हो एम जी कॉस थीटा, एम की वैल्यू कितनी है 0.3, जी की वैल्यू होती है 10 और कॉस थीटा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा। सबसे पहले मैंने फ्रिक्शन निकाल लिया है आप लोगों के लिए, क्लियर, फ्रिक्शन आ गया वहां से जी सर, उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपसे बोला है वर्क डन, मैं फर्स्ट वाले का आंसर बोल रहा हूं सबसे पहले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है ये एम मास जाएगा और वापस आएगा। तो भैया टोटल वर्क अगर हम बात करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क हो जाएगा वर्क जाने का यानी अपवर्ड प्लस वर्क आने का यानी डाउनवर्ड। जब जाने के वर्क की बात करेंगे बेटा जी तो फिर वो माइनस का mgh होगा चूंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगी, और आने का वर्क प्लस का mgh होगा चूंकि ग्रेविटी नीचे ही बुला रही है, तो वर्क वहां पर क्या हो जाएगा 0। तो भाई टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, ठीक है, पहला वाला सॉल्व हो गया। ओके बेटा, अब मैं पहले वाले को रफ कर रहा हूं, अब मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरे वाले में बेटा बोला है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। पहले अप्लाइड फोर्स कितना होगा इस बात को फील करो बेटा। अप्लाइड फोर्स में जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो पीछे की डायरेक्शन में यहां कौन लगेगा, माजी साइन थीटा लगेगा। तो अप्लाइड फोर्स जो होगा वो होगा mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू देखो मैंने वहां पर निकाली है, mg में m पता है, g पता है, साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1/2 है। यहां से अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। जब अप्लाइड फोर्स आ जाएगा तो फिर वर्क निकालना है अपवर्ड जर्नी में, तो वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क कैलकुलेट होके आ जाएगा। फोर्स हमने निकाल दिया है, अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट कितना है L है, और L की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10 मीटर है बेटा। तो यहां से दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अप्लाइड फोर्स जो है वर्क बाय अप्लाइड फोर्स वो भी हमारे पास आ चुका है, पहला वाली भी हो चुका है, सेकंड वाला भी हो चुका है। इस क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट इजीली सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से फील करें इन दोनों पार्ट्स को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्लियर, 2 पार्ट कवर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट समझते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपसे पूछा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, तो वर्क अगर हम फ्रिक्शन का निकालेंगे तो भैया वर्क फ्रिक्शन के निकालने के लिए हमें क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स लिखना है और साथ में डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और फ्रिक्शन का फोर्स कितना है बेटा, वो देखो वहां निकला हुआ रखा है। इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा वर्क एक साइड का, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि जाने में भी होगा फ्रिक्शन का वर्क तो और आने में भी होगा, तो डबल हो जाएगा और साइन आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज करेगा। तो वर्क बाय फ्रिक्शन यहाँ पर कैसा रहेगा बेटा जी, नेगेटिव रहेगा। तो ये केस नंबर 3 है। देखा आपने, एक ही वैल्यू को फाइंड करने के बाद बस सीधे सीधे फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, 1% भी टेंशन की बात आपके साथ नहीं है, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं नंबर 4। लास्ट है नंबर 4 बेटा अपने पास क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ ट्रिप। जब बेटा बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तब की बात करने के हिसाब से बताते हैं 4th वाले को। तो भाई ऊपर के कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करेंगे तो ऊपर से जब बॉडी नीचे आएगी तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, साथ में बेटा वहां पर और कौन होगा, साथ में वर्क फ्रिक्शन का होगा, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ध्यान दीजिए बेटा जी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की होती, लेकिन फ्रिक्शन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं होगी, साथ में यहां पर क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन होगा। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें तो वो तो फिर हम के ही हो जाएगा, प्लस ये देखो वर्क बाय फ्रिक्शन अभी तुम निकाल लोगे, फाइंड कर चुके हो, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा माँ जी का हलवाई। और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ वाले पार्ट को यानी इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो मेरे बच्चों, फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराया, एक एक बात मैंने आपको अच्छे से समझाई और सारी बातें अच्छे से फील कराई। तो इस तरीके से बेटा ये कंप्लीट हो गया है वर्क पावर एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में और करेंगे, पूरे तरीके से पूरे चैप्टर को फील करेंगे हम कल की क्लास में भी। कल के बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीटली फील हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको ग्रेविटेशन को फील कराएंगे, फिर यूनिट मेजरमेंट, और यही सिलसिला आपका चलता रहेगा पेपर तक। ठीक है, बस आप अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें, डेली मेहनत करें अच्छे से, क्योंकि किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और फीलेबल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अच्छे से हंसते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।